बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरामुल हक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इकराम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो, आज की ये डिस्कशन, आज का सेशन स्पेशली फॉर ईटा स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से मैं इंग्लिश विद इकराम से और प्रोफेसर निसार अहमद केमिस्ट्री सुपर किंग के अपने चैनल के ज़रिए ईटा प्रिपरेशन पे हमने मुकम्मल पैकेज, या आप हमारी वीडियो से मुकम्मल ईटा की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस पैकेज को, अपने इस तैयारी को, प्रिपरेशन को फाइनल टच देने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम ईटा कैसे अटैम्प्ट की जाए, इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, ज़्यादा हाई मार्क्स कैसे लिए जाएँ, इसमें आप कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप कैसे टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमने प्लान किया कि क्यों न ऐसी एक डिस्कशन, ऐसा सेशन रखा जाए कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, ईटा प्रिपरेटर्स के लिए, जो ईटा की तैयारी, ईटा के आने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, अपीयर होंगे, उनके लिए हम एक इन अ नॉटशेल उनके लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो टिप्स हैं, जो सुपर ट्रिक्स हैं, उनके लिए लेके आएँ। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जनरल गाइडलाइंस, हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट। और अगर आप टेस्ट से पहले आपने कैसे आपने उस प्रेशर को हैंडल करना है, टेस्ट के बाद खुदा न खास्ता अगर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आप पहले क्वालिफाई कैसे करेंगे, अगर खुदा न खास्ता क्वालिफाई नहीं कर सकते फिर आपने उस बात के जो पोस्ट प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है। मेरे साथ मौजूद हैं आसपे मामूल, आप देख रहे हैं प्रोफेसर निसार अहमद, जिनका ईटा की तैयारी के हवाले से एक अपना नाम है, एक मकाम है और उनकी एक एक्सपीरियंस है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल है प्रोफेसर निसार अहमद। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे सर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है, इसका बेसिक मकसद हमारे स्टूडेंट्स को एक फाइनल स्ट्रैटेजीज़, फाइनल टिप्स, उनके लिए एक ट्रिक्स लेके आना, जो हम वक्तन फ़वक्तन आप भी शेयर करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ। तो आज ओवरऑल हम इसको थोड़ा सा फाइनलाइज करेंगे क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए। तो सबसे पहले आज की डिस्कशन हम इससे स्टार्ट करेंगे। जैसे तमाम बच्चों को इस बात का बखूबी इल्म है कि उनका टेस्ट जो टेंटेटिव डेट है इस वक्त 18 अक्टूबर मेडिकल की और 6 अक्टूबर इंजीनियरिंग की। तो अब बहुत कम टाइम रह गया है। तो सबसे पहले सर हम इस यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे कि ईटा टेस्ट अब बिल्कुल सरों पे है। तो किसी भी बड़े टेस्ट से पहले, बड़े मैच से पहले आप समझते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपका अपना माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने अकेडमीज़ में बड़े बच्चों को तैयारी कराई है, आपसे तैयारी करके मैंने भी एबटाबाद में मुख्तलिफ अकेडमी में मुख्तलिफ बच्चों को तैयारी करवाई। तो इससे पहले जो टेस्ट से पहले जो हमने खुद टेस्ट भी दिए, बच्चों में जो प्रेशर होता है, हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? थैंक यू इकराम साहब। मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है, चूँकि ये वक्त की ज़रूरत है और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ ईटा स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि उन स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल है जो अभी बच्चे फ्रेश एफएससी में जिन्होंने एडमिशन लिया है, कि इन गाइडलाइंस उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो जहाँ तक बात है ईटा टेस्ट की, तो ईटा टेस्ट में वाकई एक बड़ा प्रेशर होता है और ये प्रेशर 2-3 टाइप के प्रेशर होते हैं। एक तो प्रेशर आपके पास होता है कि टेस्ट का प्रेशर होता है, प्रिपरेशन का प्रेशर होता है। एक प्रेशर होता है स्ट्रेंथ का प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चे अपने सीनियर्स से, अपने कज़न से या अपने जो महल्ले में लोग होते हैं उनसे सुनते हैं कि 50,000 आदमी टेस्ट देते और 1100 सीट्स हैं, इसका एक प्रेशर होता है। फिर इसके अलावा एक प्रेशर होता है जिसको हम सोशल प्रेशर कहते हैं, यानी जब भी आपका कोई टेस्ट आप देते हैं तो आपके मामे, चाचे, फूफियाँ, खाला पहले फ़ोन करती हैं कि आपका क्या हुआ, और फिर अगर आपका नहीं होता तो वो कहते हैं चलो मेरे वाले का भी नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो अब इन प्रेशर को आपने कैसे हैंडल करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, चूँकि 15-16 सालों से मैंने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट इससे गुजारे हैं, और जो कामयाब स्टूडेंट हैं, जो नहीं कामयाब हुए, उनको मैं जब देखता हूँ तो सबसे पहले आपने सोशल प्रेशर को मिनिमाइज़ करना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बच्चा टेस्ट की तैयारी करने जाता है तो वो पूरे घर महल्ले में उसको एडवर्टाइज़ करता है कि मैं अस्करी पे जा रहा हूँ, मैं एमएम पे जा रहा हूँ, मैं टीसीआई पे जा रहा हूँ, पीसीआई पे जा रहा हूँ, मुख्तलिफ अकेडमियों पे वो अपने आप को फ़ख्र से कहता है। इससे आप पे प्रेशर ऐड होता है। प्रेशर ऐड इस तरह होता है कि कल हर बंदा फिर आपसे पूछता है अच्छा आपने टेस्ट दिया था, क्या हुआ? तो इसमें कोशिश करें कि आप इसको एडवर्टाइज़ ना करें, यानी आप अंदर से पूरी तैयारी करें लेकिन बाहर लोगों में ये फील करें कि मैं ये एक रूटीन का टेस्ट है, बस उसको मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन अंदर से एफर्ट आपकी पूरी हो। तो इससे आप पे सोशल प्रेशर निस्बतन कम होता है, फिर आपके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन भी कम होती हैं। तो इस तरह आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं।
यानी आपके घर वालों को तो पता ही होता है कि आपका क्या एम है, बाहर आप इस तरह शो करें कि मैं बस वैसे ये एक रूटीन का टेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को वो मतलब इस तरह शो ना करें कि ये ना हुआ तो मौत और ज़िंदगी का मसला है। एक तो ये हो गया। स्ट्रेंथ का प्रेशर जहाँ तक है, एक बात याद रखना कि जो 50,000 लोग मेडिकल का टेस्ट देते हैं उसमें से 30,000 बिल्कुल यानी वो कन्फर्म बात होती है कि उनको होना ही नहीं होता। ज़ाहिर ईटा ने एक ऐसा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिससे उन्होंने मनी इनकम यानी इनकम जनरेट करनी होती है कि अगर वो थोड़ा सख्त एरिया रख लें, क्राइटेरिया रख लें, तो फिर बहुत थोड़े लोग अप्लाई करेंगे और उनकी ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉब्लम होता है। तो स्ट्रेंथ में तो आपने ये याद रखना है कि आपका 5-6 हज़ार लोगों के साथ कंपटीशन है। 5-6 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो कि सीरियस होते हैं या जो जेन्युइन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो 5,000 के साथ कंपटीशन इतना मुश्किल नहीं होता। और तीसरा जो प्रेशर होता है कि प्रिपरेशन का प्रेशर जो होता है, उसमें याद रखना कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी है तो अच्छा आप परफॉर्म नहीं करेंगे। आपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। बाकी लोग भी आप जैसे ही होते हैं, बाकी लोगों ने भी आप जितनी प्रिपरेशन की होती है, और हमारे तमाम जो केपी के बच्चे होते हैं या पाकिस्तान के बच्चे होते हैं जो जिनके नंबर 900 या ऑनवर्ड होते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल के होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ प्रेशर का फ़र्क हो जाता है कि उसको हम अगर अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, चूँकि आखिरी दिनों में एंजाइटी हर बच्चे को होगी। तैयारी के हवाले से याद रखें कि जब हम भी तैयारी करते थे या मुख्तलिफ टेस्टों में, तो आखिरी 5-4 दिनों में हमें ऐसे लगता है हमें कुछ नहीं आता। तो इसको बिल्कुल आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं करना है। तो इंशाल्लाह इन प्रेशर को आप इस तरह रिड्यूस करें तो बाकी बेहतर रिज़ल्ट आने के चांस होते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी बातें की आपने सर साहब। अब बच्चे जैसे कि आपको पता है कि पिछले 5-6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट की डेट बार बार एक्सटेंड हो रही है, और फिर कुछ रिपीटेड हैं जो जिनको तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो जब जो चीज़ बार बार डिले होती है तो उसका भी अपना एक प्रेशर बढ़ता रहता है। तो अब चूँकि उन्होंने अपनी तैयारी को बच्चों ने फाइनलाइज़ करना है, तो अब बच्चे कैसे अब आखिरी टाइम पे अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन को कैसे फाइनलाइज़ करें? अब टेस्ट और खुदा न खास्ता अगर मज़ीद लेट हो जाते हैं तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ डेट है इसका भी बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो इस प्रेशर को कैसे डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए? इकराम साहब, एक मरतबा फिर आपने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है। ज़ाहिर प्रिपरेशन 2 साल आपने कर ली, जो बेटर स्टूडेंट होता है उसने की होती है। अब आपने इंतहाई स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी नहीं, इंतहाई स्मार्ट वर्क करना है। अब आपने क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यानी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप एक चैप्टर पकड़ेंगे, आप उसको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप उस चैप्टर पे कोई भी प्रैक्टिस MCQs की बुक लें, उससे उस चैप्टर के MCQs सॉल्व करें। जो MCQs आपसे नहीं हो रहे उसको फिर आप टॉपिक को देखें। यानी अब आपने थोड़े टाइम में मैक्सिमम कवर करने का तरीका ये होता है कि आप एक चैप्टर पकड़ते हैं, प्रैक्टिस बुक से आप MCQs करते हैं, जो MCQs आपको नहीं आ रहा होता उस पर आप निशान लगा देते हैं, और फिर बाकी सारे MCQs सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं कि ये MCQs कौन से टॉपिक्स है, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं। और ज़्यादातर वर्क आपने ट्रिक्स एंड टेक्निक पे करना है कि आप अपनी कैलकुलेशन को आपने इम्प्रूव करना है, आपने गैस को आपने इम्प्रूव करना है। इसी तरह बायोलॉजी और इंग्लिश, उसमें तो कैलकुलेशन ये नहीं होती, लेकिन उसमें भी आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है कि कॉन्सेप्ट आपने अपने बना लिए हैं। जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश करते हैं, उसमें मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, ग्रामर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उससे किससे तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह सर के चैनल पे बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है, वो आप पहले से पढ़ के फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है फिर सिर्फ वही पढ़ें, अब बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता होता है कि इतना आपने एकेडमी में पढ़ा होता है या यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या ऑनलाइन या सीनियर से गाइडलाइन आपको पता है कि किन किन टॉपिक से MCQs ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ें जो इस तरह के, जिस तरह चैप्टर होता है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन होते हैं 2 पेज, वो तो हर किसी को पता उससे MCQ नहीं आ रहा होता। तो इस तरह आप अपने लिए सिलेबस को शार्ट कर सकते हैं, और उस पर पास पेपर बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो आप पूरी बुक को गो थ्रू हो सकते हैं। आप कोई पास पेपर पकड़ें, उस पास पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे केमिस्ट्री में कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिजिक्स में कहाँ पे प्रॉब्लम है, इंग्लिश में कहाँ पे प्रॉब्लम है, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर सिर्फ उस प्रॉब्लम वाले एरिया को आपने किसी से, अगर खुद क्लियर नहीं हो रहा, किसी के पास जाएँ तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। एक और पॉइंट आप जहन में रखना कि ये जो ईटा या MD-CAT या नीट, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, ये नर्व्स गेम होती हैं, ये नर्व्स की गेम होती है, और जो इसको नर्व्स को अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं वो बेटर परफॉर्म कर लेते हैं, जो नहीं कर सकता वो बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता। और एट द एंड आपके पास, आपने इसको
में अगर आपके लिए करेक्टिंग टर्म यूज़ करूं तो ये T20 की हाईलाइट्स आपने बनानी है। यानी T20 भी सारा भी आपने नहीं खेलना, उसमें बेस्ट मोमेंट, तो आपने बेस्ट जो प्रॉब्लम वाले जो प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको आर्टिकल, वो आपने रीड आउट करने हैं। तो इस तरह आप आगे जा सकते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूँ स्टूडेंट, कि बाद दफ़ा आप एक टॉपिक में स्टक हो जाते हैं और वो एक टॉपिक पे स्टक आप बार बार एफर्ट कर रहे होते हैं, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अब इस टाइम पे आपने ऐसा नहीं करना। इस टाइम पे अगर आप किसी टॉपिक में किसी MCQ में स्टक हो रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। तो जो एक्सपर्ट आपको छोटा सा हिंट्स देगा, आपका बहुत सारा एरिया क्लियर हो जाएगा। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि अब आजकल अब अगर आपको कोई MCQ किसी टॉपिक में आप स्टक होते हैं तो उस पर खुद टाइम वेस्ट करने के बाद किसी एक्सपर्ट से उसको क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को मज़ीद हाईलाइट करूँगा कि इस वक्त चूँकि आपके पास बहुत थोड़े दिन हैं, तो आप जैसे सर ने बात की कि अब आप MCQs लास्ट 5 ईयर के पेपर लें, उसमें जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करें। वहाँ से अपना द मेन थिंग इज़ योर कॉन्सेप्ट। वो जहाँ आप समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम है जिस सब्जेक्ट में भी, तो वहाँ फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। MCQ तो ज़ाहिर है इस साल के पेपर में ज़रूरी नहीं कि वही MCQ रिपीट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जिस तरह का मर्जी MCQs आएगा आप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर MCQ। तो अब सर इससे पहले कि हम बात करें पेपर अटेम्प्टेशन की, कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, अब मुख्तलिफ अकेडमीज़ ने फ़िज़िकल अकेडमीज़ ने भी क्लासेस स्टार्ट कर लिए हैं मुख्तलिफ, कि अब टाइम थोड़ा पहले ड्यू टू कोरोना अकेडमीज़ नहीं थी, तो यूट्यूब चैनल्स पे भी कोरोना के दौरान लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, आपने किया, मैंने किया, मुख्तलिफ बाकी सब्जेक्ट्स। तो आप इस वक्त क्या बच्चों को अकेडमी में जाना चाहिए? क्या इससे वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है? या जैसे वो पहले यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए तैयारी कर रहे थे, तो आप किस वे को प्रेफर करेंगे कि उनको आना जाना, या किसी भी अकेडमी में जा रहे हैं, या घर बैठ के अपने यूट्यूब चैनल पे जो उनके सिलेक्टेड टीचर्स हैं जिनसे वो तैयारी कर रहे थे उसी के साथ ही वो स्टिक करें और उनसे ही तैयारी करते रहें? आप किसको प्रेफर करेंगे? इकराम साहब, माशाल्लाह आपके इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपके इस वीडियो को आप स्टूडेंट में आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएं, क्योंकि आपका नसीब कोई नहीं ले सकता। तो सर चूँकि ये वर्क करके आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं वाकई जिनको अगर केयरफुली सुना जाए और उस पर फिर अमल किया जाए तो बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। जहाँ तक इकराम साहब बात फ़िज़िकल अकेडमीज़ की है, तो मेरी सजेशन स्टूडेंट को ये है कि आप सबसे पहले पता करें कि अकेडमी का स्टैंडर्ड क्या है, अकेडमी की पास्ट हिस्ट्री क्या है, अकेडमी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आया क्रश कोर्स के नाम पे सिर्फ पैसे बटोरने हैं अकेडमी ने, या उन्होंने वाकई काम करना है? अगर आप ऐसी कोई अकेडमी में लिंक होते हैं जहाँ पे वाकई उसकी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो क्रश कोर्स महीने वाला वो कराते हैं उसमें वो बाकी काम करते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है ज्वाइन करने में। लेकिन मोस्ट ऑफ द अकेडमीज़ इस टाइम पे क्रश कोर्स के नाम पे धोखा करती हैं कि वो स्टूडेंट को 1 महीने के अंदर 2 सालों का कोर्स हम करेंगे और फिर वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसमें आप अगर कोई भी फिज़िकल अकेडमी इस टाइम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हाउ नाउ पता करें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग पढ़ा रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और आया क्रश कोर्स आपको फ़ायदा है या नहीं है। जहाँ तक बात यूट्यूब चैनल्स की है, तो यूट्यूब चैनल्स पे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको हरगिज़ अकेडमी से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पे एकेडमी पे जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो संडे टेस्ट होते हैं। क्योंकि संडे टेस्ट में भी आप, अब मेरी आपको सजेशन ये है कि आप फुल कोर्स वाला टेस्ट दिया करें, चैप्टर्स वाइज ना जाएं। फुल कोर्स वाला आप जब जाते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपका स्कोर आता है और आपको ये बताया जाता है कि केमिस्ट्री में आपके इतने MCQ गलत हैं, फिजिक्स में इतने गलत हैं, इंग्लिश में इतने गलत हैं, मैथमेटिक्स में इतने गलत हैं। यानी हर संडे को आपका पूरा जायज़ा हो जाता है। तो वो पूरे कोर्स वाले उस पर जाएँ और फिर उनमें जिन जिन MCQ पे प्रॉब्लम है, और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि किसी भी अकेडमी पे आप टेस्ट देने जाते हैं और उधर मुतल्लिका सब्जेक्ट का इतना अच्छा टीचर नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ स्टिक करें, उसी की एक्सप्लेनेशन के साथ स्टिक करें। आप किसी दूसरे बेटर टीचर के पास भी जाकर उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और इस तरह आपका 6-7 बार कोर्स रिवाइज हो जाएगा। तो मैं इकराम साहब इसको अकेडमी के हवाले से मेरी सजेशन स्टूडेंट को ये है कि वो संडे टेस्ट दिया करें सिर्फ। और अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, अकेडमीज़ हैं जो क्रश कोर्स सही तरीके से कराती हैं, तो इस वक्त स्टूडेंट को सिर्फ ट्रिक्स एंड टेक्निक का फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि 1 महीने में 2 साल का कोर्स इफेक्टिव तो हो नहीं सकता, ये बात है। और यूट्यूब चैनल की है कि आपको घर बैठे हुए जिस वक्त चाहें, आपको जिस वक्त आपका इजी टाइम है, आप उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन को आप ऑप्ट करें। मैंने आपके लिए पाथवे रख दिया है, बाकी आपने समझ कर अपने फ़ायदे को देखते हुए खुद आपने ऑप्ट करना है।
बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने सजेस्ट किया। ये तो सर होगी बात तैयारी की कि आपने टेस्ट से पहले प्रेशर कैसे हैंडल करना है, फिर तैयारी कैसे करनी है और यूट्यूब पे चैनल पे जाना है या आपने फिज़िकल एकेडमी जॉइन करनी है। अब सर आप आ जाते हैं असल काम पे कि आप हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ईटा पेपर और इस तरह का बड़ा पेपर, बड़ा मैच खेलना, फाइनल मैच खेलना, ये थोड़ा सा इसका प्रेशर भी होता है। जब आप टेस्ट के लिए बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपके सामने पेपर आ गया, तो उस वक्त पे ख़ास स्पेसिफिक किस्म का प्रेशर होता है। हमने भी टेस्ट दिए हैं, प्रेशर होता है। तो स्पेशली ईटा के हवाले से आपके पास स्टूडेंट्स वापस आते हैं, वो मतलब मुख्तलिफ अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप पेपर में बच्चा पेपर में बैठता है, अटैम्प्ट करता है, उसमें आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या इंग्लिश, जो भी आपके हर सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज है, इंग्लिश का अपना, बाकी सब्जेक्ट का आपकी तैयारी का अपना अपना एक स्टाइल है, आपकी फिज़िक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे, उनको पेपर अटैम्प्ट करने की जो ख़ास एक स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आप उनको बताएं कि कैसे वो अपना अटैम्प्ट पेपर करेंगे ताकि उनका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ सके। इकराम साहब, अगेन इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरे ख्याल में ये आज के तमाम क्वेश्चंस का सेंट्रल पॉइंट है। जब भी आप कोई टेस्ट देने जाते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। आधा टेस्ट आप घर से देने जा रहे होते हैं, मतलब घर से आपका आधा टेस्ट हो जाता है। तो बहुत सारे आप ये वाले जो टेस्ट होते हैं, ये माइंडसेट का नाम है। यानी आप घर से ही घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा। तो फिर ऑलवेज जो बच्चा ये सोचता है पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसका कभी हुआ नहीं करता। यानी आप घर से कॉन्फिडेंट होकर जाएं कि इंशाल्लाह मैंने तैयारी की हुई है, मैंने मेहनत की हुई है, तो मैं मतलब करूँगा और होगा मेरा इंशाल्लाह। तो आप बेटर परफॉर्म करते हैं। एक तो मेरी आपको ये सजेशन है। दूसरा, जहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है आपने कि आपकी किस हवाले से स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ 2-3 स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जो आपको बेस्ट लगे आप उसे पिक कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी होती है स्किपिंग टेक्निक। स्किपिंग टेक्निक का मतलब है कि याद रखना, ईटा जो पेपर होता है उसमें 100 MCQ ऐसा होता है जो हर बच्चे को आता है। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि सारा ईटा बहुत टफ हो। 100 MCQ हर बच्चे को आता है, 50 MCQ एवरेज से ऊपर के बच्चों को आते हैं, और 30 MCQ बहुत ही अच्छे बच्चों को आते हैं, और 10 से 15 MCQ ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट किसी को नहीं आते हैं, लेकिन टाइम इस तरह रखा होता है कि वो रह ही जाते हैं। तो अब एक टेक्निक है स्किपिंग टेक्निक। स्किपिंग टेक्निक ये होती है कि आप जो MCQ देखते ही आपको उसके ऑप्शन आता है, पहले आप पहले से लेकर एंड तक गुजरें, कि आप जो MCQ आपको आता जाता है वो करते जाएं, जिसमें थोड़ी सी भी आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उसको आप छोड़ दें, और जो नहीं आता उसको भी छोड़ दें। यानी पहले राउंड में आप एंड तक जाएंगे और जो बिल्कुल देखते ही आपको आता है तो वो आप कर लेंगे, और इस तरह आपसे 70 से 80 और या 80 से 90 के दरमियान MCQ हो जाते हैं। लेकिन इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम ये होता है कि बाद दफ़ा आप पेपर से MCQ नंबर 15 उठा रहे होते हैं और आंसर शीट पे 14 पे फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद नीचे सारा गलत हो जाता है। तो इसके लिए अगर जो भी मैं आपको आज जो टेक्निक बताऊंगा, आपने संडे वाले टेस्ट में जिस पे भी आपने जाना है, फिर वही बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी सारे एरर और ये गलतियाँ रिमूव हो जाएँ। एक तो ये टेक्निक होती है। फिर दूसरे राउंड में आप वापस आएंगे। दूसरे राउंड में आप जब वापस आएंगे तो आपने वो MCQ करने हैं जो आपको आते हैं, लेकिन उनमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, वो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कर रहे थे, वो आपने करने हैं। अब ये दोनों राउंड करने के बाद आपने साथ साथ माइंड कैलकुलेशन करनी है कि आपने कितने MCQ कर लिए। अगर आपके इन दोनों राउंड में MCQ की तादाद 150 से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर 150 से अगर ज़्यादा हो जाती है इन दोनों राउंड में, तो फिर आपने चंद MCQs पे कैलकुलेटेड तुक्के मारनी है। चूँकि आपके 150 से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों राउंड में आपके MCQ 100 तक ठीक हुए हैं, फिर तो आपने ऑल आउट जाना है, फिर आपने तुक्के मारने हैं। यानी अक्सर स्टूडेंट एक सवाल ये भी पूछते हैं कि फ्लूकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि आपके ठीक कितने हुए हैं। अगर एक बच्चे के 170 ठीक हो गए, उसको बिल्कुल एक भी तुक्का ना मारे, लेकिन एक बच्चे के अगर 25 ही ठीक हैं, उसको तो फिर तुक्का मारना पड़ेगा ना, वो तो फिर 25 से तो नहीं होता काम। एक टेक्निक ये होती है, इसे स्किपिंग टेक्निक कहते हैं। लेकिन इसके मैंने आपको ड्रॉबैक भी बता दिया कि इसका ये वाला ड्रॉबैक हो सकता है पॉसिबल। अब इस ड्रॉबैक से आप निकलेंगे कैसे? तो मैं ऐसे जब डिफरेंट टेस्ट दिया करता था, मैं ऐसे करता था कि मैं एक पेंसिल रखता था अपने पास, जो MCQ में क्वेश्चन पेपर पढ़ता था, जो मैं छोड़ देता था, तो उस पर भी मैं टिक करता था, और जो MCQ उसी नंबर को मैं उस पर भी छोटी सी टिक लगा देता था आंसर शीट के ऊपर, ताकि दोनों तरफ मुझे पता हो कि ये मुझे आता है, और मैं उधर टिक कर देता था। और जो MCQ मुझे आता ही नहीं था, उसमें मैं डबल टिक करता था, मतलब क्वेश्चन पेपर पर भी डबल टिक करता था और आंसर शीट पे भी डबल टिक करता था कि ये वाला MCQ मुझे आ नहीं रहे, इस पे मैं एंड पे देखूंगा कि मुझे तुक्के मारने हैं नहीं मारने, क्या करना है। अब इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जब दूसरे राउंड में आते हैं तो आपको MCQ ढूंढने नहीं पड़ते।
आपको पता है कि ये वाले मुझे आते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कैलकुलेटर उस पर आपने सिंगल टिक लगाई हुई है, या आप डाट या 2 डाट या क्रॉस या 2 क्रॉस, जो भी आप मतलब उसमें आप निशान कोई ना कोई लगाएं और दोनों तरफ लगाएं। इससे आपके पास सीक्वेंस ख़राब होने का चांस नहीं होता। ये एक टेक्निक है। एक दूसरी टेक्निक होती है जिसको आप सब्जेक्ट टेक्निक कहते हैं। यानी बाज़ दफ़ा जिस तरह बायोलॉजी है, बायोलॉजी अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नहीं है। इंग्लिश है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नहीं आती। केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन होता है जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती, आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नहीं है। अब बाज़ दफ़ा ये भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पहले बायोलॉजी पे जाएं, सारे उस पर गुजरें, ज़ाहिर आप स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और एंड तक, और फिर उस वाले एमसीक्यू को आपने निशान लगाना है ताकि दोबारा आपको दूसरे सब्जेक्ट को सर्चिंग में आसान हो, ऑलरेडी वो गुजर चुके हों। और फिर उसके बाद दूसरा जो नंबर पे आपका सब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं मैं इंग्लिश करना चाहता हूँ, आप इंग्लिश वाले जो आपके सामने आते हैं उस पर आप दूसरी तरह का निशान लगाएं, एंड तक निकल जाएं। जो आपको आते हैं वो करते जाएं, जो नहीं आते उन पे भी जो आपने कर लिए उन पे और तरह का निशान लगाएं, जो नहीं किया आपने और तरह का निशान लगाएं, उससे निकल जाएं। इस तरह तीसरे सब्जेक्ट पे और एंड पे चौथे सब्जेक्ट पे, यानी एक सब्जेक्ट को आप एंड तक चले जाएं और फिर आप वापसी पे दूसरे सब्जेक्ट को, तीसरे सब्जेक्ट को, चौथे सब्जेक्ट को, और जो नहीं आते हर एक के छोड़े हों, और एंड पे आपने देखना है कितने आप कर चुके हैं। और ये पहले राउंड में आपने वो एमसीक्यू करना है जो 100% आपको आते हैं, और दूसरे राउंड में वो करने हैं जो आपको आते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये दूसरी टेक्निक होती है, हम कहते हैं सब्जेक्ट टारगेटिंग टेक्निक, हम उसे कहते हैं। एक तीसरी टेक्निक होती है जो मतलब आपके पास उसको हम स्मूथ टेक्निक कहते हैं, कि आपके सामने जो भी सब्जेक्ट आता है आप उसे जो आता है करते हैं, और जो कैलकुलेशन वाला आता है वो भी आप करते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने 10-10 MCQ आपने उसका टाइम डिवाइड करना होता है। अब 10 MCQ में 2-3 बहुत जल्दी हो जाएंगे, 2-3 आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, 2-3 थोड़ा कम टाइम करेंगे, 2-3 ज़्यादा करेंगे, लेकिन उन 10 MCQ के लिए जितना टाइम आपने रखा है उसमें 10 वही कंप्लीट करते हैं। फिर अगले 10 आप ले लेंगे। अब उसमें कुछ तेज़ होने वाले होंगे, कुछ मतलब आपके पास टाइम थोड़ा सा लेंगे। इस टेक्निक में भी आप वो MCQ करते हैं जो आपको आते हैं, और जो मतलब बिल्कुल एक पहले उस पर आते हैं या कैलकुलेशंस आते हैं। इसमें आप सिर्फ वो छोड़ते हैं जो आपको आते नहीं हैं, और जो ना आने वाले एंड पे आप देखते हैं कि आपके कितने हो गए हैं ठीक, उस पर आप फैसला करते हैं कि आप तुक्का मारते हैं या नहीं मारते। अच्छा, इस पे एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करता चलूँ। मेरी स्टूडेंट को सजेशन ये होती है कि आप ऑल आउट जाएँ। ऑल आउट जाने का मतलब क्या है कि अगर आपको 160 आपको ठीक हो गए, आपके पास रह गए 40 पे आप जब तुक्का मारते हैं, तो पिछली बार तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, नेगेटिव मार्किंग ना हो तो फिर तो मसला ही नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो फिर भी तुक्के पे आपको फ़ायदा ये होता है कि ठीक होने के 4 और गलत होने के 1 जाता है। फॉर एग्जांपल 40 आपने तुक्के मारे और 40 में से आपके 10 ठीक हो गए, 30 गलत हो गए। 10 ठीक का मतलब आपको 40 नंबर मिल गए, 30 निकालें फिर भी 10 नंबर आपको मिल जाते हैं, और 25% तो तुक्के के चांस हुआ ही करते हैं, थोड़ा सा अगर आप एजुकेटेड गैस मारें। तो ये सम टेक्निक्स हैं पेपर टेम्पटेशन की, और उससे आप कोशिश करें कि टाइम का ख्याल करते हुए आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक आपको पसंद हो आप उसे ऑप्ट करें, और प्रैक्टिस टेस्टों में वही बार बार फिर अटेम्प्ट करें। ऐसा ना करें कि एक बार आप स्किपिंग पे जा रहे हैं, एक बार सब्जेक्ट टारगेटिंग पे जा रहे हैं, और एक बार तब आप स्मूथ पे जा रहे हैं। इस तरह फिर आप किसी भी टेक्निक की आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, सोचें कि कौन सी टेक्निक आप पे बेस्ट आती है, फिर उसके मुताबिक हर टेस्ट में वही अटेम्प्ट करें फिर। हाँ, बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट्स, ये आप सर ने जो 3 टेक्निक्स बताई, मेरे ख्याल में ये बेस्ट पॉसिबल जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं किसी भी इस तरह के टेस्ट को, MCQs बेस्ड टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए। तो सर ने खुद ही बता दिया, मेरे जहन में था कि मैं इसको ऐड करूं। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि आपके जो पिछले पेपर्स हैं, कोई भी पेपर उठाएं तो इनमें से कोई भी टेक्निक आप इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं, और आप समझें, देखेंगे आपको जो बेस्ट सूट करती है, इट्स अप टू यू, जो आपको सूट करती है उस टेक्निक के साथ जाएँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। जो टेस्ट से पहले, इस तरह के टेस्ट से पहले जितनी प्रैक्टिस करेंगे वहाँ जाके आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये सर ने बताया आपको, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर बंदा इस तरह के टेस्ट में ज़रा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, ज़रा सा वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया, फिर वो गया। बेशक आपने पूरे 6 महीने तैयारी की, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की, लेकिन जो वहाँ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए, वहाँ पे आप डिप्रेस हो गए, वहाँ पे अगर आपने अपना वो एक मेंटेन नहीं रखा तो उसके बाद आप टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो इन टेक्निक्स को आप ध्यान में रखें, इनको आप अप्लाई करें, और जो आपको बेस्ट सूट करती है उस टेक्निक के साथ जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सर आपने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ बता दी। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इनको पल्ले बांधेंगे और इन पे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब आप टेस्ट के बाद की बातों पे जाते हैं कि हमने देखा है पिछले काफ़ी सालों से कि जो टेस्ट के अपने FSC के जो टॉपर्स होते हैं,
बड़े बड़े ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट में, हम किसी को नेम नहीं करते, मतलब बड़े मार्क्स लेते हैं, बड़े हाई नंबर लेते हैं, लेकिन टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर सकते, टेस्ट में वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते या टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो उसकी आप क्या वजह, आपके एक्सपीरियंस में क्या वजह हो सकती है कि इतने अच्छे नंबर वो लेते हैं लेकिन टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं करते या टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते? इकराम साहब, वंस अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और स्टूडेंट इस बात को जहन में रखना कि जो बच्चा बोर्ड में पोजीशन लेता है वो कभी कमज़ोर बच्चा नहीं हो सकता। मेरा अपना बिलीव ये है कि पोजीशन जिस बच्चे ने टॉप 20 में ली है, ये गप नहीं है कि 950 हज़ार नंबर बचे। फिर ये बच्चे अक्सर औकात ईटा क्वालिफाई नहीं करते। इसकी रीज़न क्या है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करने से पहले एक पॉइंट मेरे जहन से मिस हो गया था कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड बात है, तो आप अपने लिए टाइम रिड्यूस रखें। यानी 2 घंटे 30 मिनट अगर टाइम होता है तो आप उसको 2 घंटे 10 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, उधर आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। तो इस पॉइंट को भी अपने साथ आपने ख्याल करना है। इकराम साहब, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा कसूर हमारे अदारों का होता है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरे साथ टॉप 10 के 1-2 बच्चे लाजमी पढ़े हैं और वो मतलब मुझसे गुजरे हैं। बहुत सारे बच्चे अगर मुझे जानते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, वाजिद शाह साहब हमारे टीचर हैं, उनका बच्चा मेरे साथ 9 से लिंक हुआ और 1 नंबर से उसकी दूसरी पोजीशन आई ईटा के अंदर। इसी तरह मानसरा पब्लिक से एक बच्ची थी जो 2 साल हमसे गुजरी और वो टॉप 10 में थी। बहुत सारे तरह स्टूडेंट हर दूसरे साल बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अदारों को कसूरवार इसलिए ठहराऊँगा कि अगर बच्चे को आपसे पढ़ के फ़ायदा होता है तो आपका नाम तो कोई नहीं लेता, अदारे का नाम लेता है। हमारे पास अदारे ये करते हैं कि बच्चों को मतलब वो किसी स्किलफुल बंदे से पढ़ने से मतलब रोकते हैं। मैं इस पे इस तरह बात करना चाहता हूँ कि ईटा टीचिंग और चीज़ है, रवायती टीचिंग और चीज़ है। इसके लिए आपको स्किलफुल, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। यानी आपको इंग्लिश की किताब तो कोई बंदा भी पढ़ा सकता है, लेकिन ईटा के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन वही कराएगा जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसका एक्सपोजर होगा, जिसने खुद इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आज 5-4 सालों से हूँ, कोई दूसरा बंदा किसी गवर्नमेंट साइड पे है, तो वो कहते हैं कि निसार साहब जो कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर सकता। कर सकता है वो, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हर बंदे को टैलेंट दिया, लेकिन उसने अगर आया सीखा हुआ है, उसने चीज़ें प्रॉपर की हुई हैं, आया वो इस फील्ड से गुजरा हुआ है, उसने इतनी मेहनत की हुई है, वो आया स्किलफुल है। तो इसमें पेरेंट्स से और अदारे वालों से, पेरेंट्स से भी ये भूल हो जाती है कि पेरेंट जाते हैं शूज़ ख़रीदने तो 15 दुकानों पे वो घूमते फिरते हैं, लेकिन इस हवाले से वो केयर नहीं करते। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि जिन पेरेंट ने भी, मतलब हम अपनी बात नहीं करते, हम तो मानसरा में है ना, बाकी पूरा सूबा है, पूरा ये वीडियो सर के चैनल पे पूरे पाकिस्तान में देखी जाएगी। जहाँ जहाँ पे भी स्टूडेंट हैं, आप उस एरिया में इन्वेस्टिगेट किया करें, उसमें रिसर्च किया करें, पूछा करें किसी से, भाई कौन लोग हैं, कौन एक्सपर्ट हैं, कौन सी अकेडमी बेटर है, कहाँ पे पढ़ के बेटर हुआ जा सकता है, कहाँ से बच्चे कामयाब हुए हैं, किसी कामयाब बच्चों से आप पूछें। तो इसमें ये भी एक रीज़न है। उसमें ये होता है कि ये हमारे बच्चे ट्रिक्स एंड टेक्निक से रह जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि चूँकि अदारे वाले इनको वन वे लेकर जाते हैं, उनका जहन में ये होता है कि बोर्ड में पोजीशन आ जाए। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में लोग इस चीज़ को भी देखते हैं और ये ज़्यादा शर्मिंदगी का बास होता है बच्चे के लिए भी और अदारे के लिए भी और पेरेंट के लिए भी। तो इसलिए मेरी पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ पे आपके बच्चे हैं और अभी से जिन लोगों के बच्चे एफएससी में आ रहे हैं, अभी से उनके लिए प्लान करें और उनको लाजमी आप एक्सपर्ट के पास भेजा करें। चूँकि मेरा अपना तजर्बा ये है, मैंने जिन लोगों से सीखा है, बाज़ दफ़ा एक आम आर्डिनरी बंदा हमें 6 महीनों में जो चीज़ खाता है, तो एक माहिर आदमी 10 मिनटों में वो हमें ऐसा क्लू दे देता है, ऐसी हमें तरतीब दे देता है कि हम बस फिर उस रन पे दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, फिर हमें ज़रूरत नहीं होती। या बाद दफ़ा हम खुद से जब अटैम्प्ट करते हैं, हम 20 घंटे लगा के जो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, एक बेटर मेंटोर, एक बेटर टीचर हमें वो 2 मिनटों में उसका बस जस्ट ट्रिक दे देता है, जस्ट वो क्लू दे देता है, फिर हमारे लिए रास्ते बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इसलिए अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके साथ उनको लगाया जाए, चूँकि ये कंपटीशन का दौर है और ये वक्त फिर हाथ नहीं आता। और फिर क्या होता है कि जब आप 1 साल ज़ाया करने के बाद दोबारा आप आते हैं, फिर उन्हीं लोगों के पास आते हैं, तो पहले वाई नॉट। तो और अदारे वालों से भी मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे को बाहर कोई एक्सपर्ट बंदा मिलता है, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, मेरा और आपका सवाल नहीं है, या
किसी भी जो अकेडमी है उसका सवाल नहीं, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है और आपके दायरे का नाम बनेगा। तो आप इसे इनकरेज किया करें। बाज़ दायरे करते हैं इनकरेज, इसे आप इनकरेज किया करें कि बच्चे आगे जाएंगे, आपके दायरे का नाम आगे आएगा। और बच्चों को खुद भी मेरा ये मैसेज है अच्छे स्टूडेंट को कि आप किसी के इन बातों में मत आइएगा। अगर आपको बेटर लगता है कि मुझे कहीं से बेटर ये मिल रहा है चीज़ें, ईटा आपने एक दिन, एक महीने, 2 महीनों में तैयार आप कभी नहीं कर सकते, आपको 2 साल अटेम्प्ट करनी पड़ती है। तो इसके लिए ऑलवेज गो विद एक्सपर्ट टीचर, स्किलफुल टीचर, एक्सपीरियंस टीचर। अब अगर आपको खुद पता नहीं है तो किसी अच्छे बंदे से आप पूछ लें, तो वो आपको गाइड कर लेते हैं और इस तरह आपकी कामयाबी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। अगर आपकी बात को मैं सम अप करूँ तो आजकल जो मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस ने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की कि अपने बच्चों को वो खुद ही वहीं पे रिटेन करते हैं कि अपने टीचर से ही पढ़ाते हैं 5 बजे तक, 6 बजे तक। तो उनके लिए अब उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूँगा कि वो जो टीचर्स सुबह पढ़ाते हैं वही टीचर अगर दिन शाम कुछ टाइम भी पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उससे बेहतर अगर वो अकेडमी में जाते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं। जो टीचर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़े मेहनती हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस अपने फ़ायदे में, जैसे आप सर, आपकी अकेडमी, आपका ऑलमोस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस है, आपने मुख्तलिफ कॉलेज के लोगों को, क्रीम को पढ़ाया हुआ है। मैंने एबटाबाद से लेकर मानसरा ऑलमोस्ट 20 ईयर। तो जाहिर सी बात है, जो एक्सपीरियंस टीचर जो चीज़ बच्चों को दे सकता है, इम्पार्ट कर सकते हैं, वो एक फ्रेश बंदा नया मास्टर्स करके जो उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो क्यों ना बच्चों को वैरायटी मिले। आप अपने ही टीचर्स से दोबारा सेकंड टाइम फिर उनको सिर्फ कोर्स याद करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चे के पास ऑप्शन है कि उसको अपने शहर के अंदर, अपने सिटी के अंदर अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल हैं, तो उनके पास भेजना चाहिए ताकि वो उनको पॉलिश कर सके। तो ये सर की बात को मैंने सम अप किया। तो अब सर थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब एक बच्चा या जो भी बच्चे इतनी तैयारी के बाद किसी भी वजह से उनको वो स्ट्रेटजीज नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है, किसी वजह से भी वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जैसे आपने पहले शुरू में बात की है कि एक सोशल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, इतनी अकेडमीज़ में बच्चा गया, इतना टाइम ज़ाया गया, क्वालिफाई नहीं कर सका फॉर एनी रीज़न। तो उसके बाद बच्चा बड़ा डिसहार्ट हो जाता है। बाद बच्चों का एक टारगेट ज़हन में रखा होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। तो वो खुदा न खास्ता अगर क्वालिफाई नहीं कर सकता तो क्या उसको फिर 1 साल वेट करना चाहिए? अक्सर बच्चे करते हैं, या अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को आप क्या एक गाइडलाइन क्या प्रोवाइड करेंगे कि वो बिल्कुल डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं, जो इतनी मेहनत की थी, मैंने इतनी तैयारी की, इतनी अकेडमीज ज्वाइन की, चैनल्स पे गया, नहीं हो सका। ज़ाहिर है कोई भी रीज़न हो सकती है, उसके साथ बैड लक भी हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे वो जो डिसहार्ट हो जाते हैं बिल्कुल? इकराम साहब, ऐसे बच्चों के लिए मैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा कि आया आप ये जो टेस्ट दे रहे थे, जो आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के अटेम्प्ट कर रहे थे, आया ये आपका शौक़ था या घर वाले आपको करा रहे थे? पहला तो ये आपने सोचना है। अगर आपका शौक़ था, आपका ये पैशन है, तो मेरे ख्याल में 1 नहीं 2 साल आपको वेट करना चाहिए। अगर आपके FSC के नंबर अप टू मार्क हैं, फॉर एग्जांपल आपके 750 नंबर आपने पहले साल अटेम्प्ट की, तो आपको फिर मेरे हिसाब से वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके 9+ के मार्क्स हैं और आपका शौक़ भी है और आप पैशन भी है, तो कोई मसला नहीं है। बंदे आपने अटेम्प्ट तो की, कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ अकेडमी गए, आप यूट्यूब चैनल पढ़ा, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा आपने, तो ये आप उसका नुकसान नहीं है और उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, वो आप एक मरतबा फिर करें और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं ये बात कहता चलूँ कि थोड़ा सा पेरेंट को भी चाहिए कि बच्चों को, ठीक है, उनको कुछ मतलब गोल अचीव कराने के लिए एफर्ट कराएं, लाजमी कराएं, लेकिन बिल्कुल भी बाज़ हमारे पेरेंट ऐसे होते हैं कि वो बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, मतलब वो ज़िंदगी मौत का मसला बना देते हैं कि फ़लानी बच्ची होगी और आप क्यों नहीं हुई, फ़लाना बच्चा हो गया तो आप क्यों नहीं हुए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे का जो हिडन टैलेंट होता है वो और सप्रेस होता जाता है। और मैं तमाम अच्छे स्टूडेंट को ये कहूँगा कि एक चांस लाजमी आप दोबारा अटेम्प्ट के लिए करें, क्योंकि BA से 1 साल पहले और 1 साल बाद एक ही चीज़ होती है, कोई उसमें ख़ास फ़र्क नहीं है। आपने 2023 में BS कर लिया, 24 में कर लिया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लाजमी एक अटेम्प्ट तो अच्छा बच्चा हर हाल में करे। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो 2 अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, और ऐसी हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं कि जो तीसरी अटेम्प्ट पे लोग हुए हैं और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस पर पहुँचे हुए हैं। तो इस पर आप इस तरह देख के कर सकते हैं। जिन लोगों के मार्क्स थोड़े से कम होते हैं, मतलब 800 से नीचे होते हैं, तो उनको दूसरा साल अगर अटेम्प्ट करनी है तो वो फिर इम्प्रूवमेंट करके करें, या फिर वो 7 एडमिशन लेके फिर अटेम्प्ट करें। क्योंकि उनके मार्क्स चूँकि कम हैं, उनको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा या इम्प्रूवमेंट करके फिर आएँ। इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। और अभी एक और बड़ी अच्छी बात ये होगी कि आप एडिशनल मैथ
पहले ऑप्शन होता था एडिशनल बायोलॉजी भी है, तो ये भी एक ऑप्शन है। और इसमें मैं इन स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन देता चलूँ कि आप मेडिकल के जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग के टेस्ट के लिए लाजमी अप्लाई करें। अब इंजीनियरिंग टेस्ट से आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसमें आप इंजीनियरिंग का टेस्ट जब आप देंगे तो आप मैथ वाले आपको नहीं, आप वाले नहीं है ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश तो वही हैं। तो मेरे से जितने बच्चे लेते हैं गाइडलाइन 1500 या अभी मेरे ख्याल में शायद 3000 रुपये हो गए, 3000 रुपये वो आपको रियल प्रैक्टिस देता है। अकेडमी में 500 पे जो आपको प्रैक्टिस मिलती है वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये रियल प्रैक्टिस देता है। तो आप मेडिकल वाले बच्चे जिन्होंने अगर डेट बाकी है अब भी वो अप्लाई करें और वहाँ पे अपने आप को एवेलुएट करेंगे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। चूँकि इंजीनियरिंग और मेडिकल के टेस्ट में काफ़ी सारा दिन है, गैप है, तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आखिर पे इसको मैं कंक्लूड इस तरह करूँगा कि अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट कर लें, बाकी ए अल्लाह हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, इस पे आप जाएं। तो अगर आपने अटैम्प्ट करके आपका नहीं हुआ, दूसरी अटैम्प्ट करके भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे बहुत बड़ी चीज़ रखी होगी। ये मेडिकल इंजीनियरिंग बहुत छोटी चीज़ होगी, वक्ती तौर पे हमें ऐसा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको हर हाल में आपकी मेहनत को कंपनसेट करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़, बहुत ज़बरदस्त गाइडलाइन। अब हम थोड़ा सा अपनी आज की डिस्कशन को वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो सर, मेरी इस वीडियो का मकसद, इस सेशन का मकसद, इस डिस्कशन का मकसद है कि हमारे स्टूडेंट्स तक द बेस्ट जो पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ हैं, द बेस्ट गाइडलाइंस हैं। आपका एक्सपीरियंस है, हमारा एक ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स इस फील्ड में गुजर चुके हैं। तो मेरी कोशिश थी कि हमने पूरा एक 5-6 महीने हमने कोशिश की, अपने चैनल के ज़रिए ईटा प्रिपरेशन कराई, पूरे MCQs तैयार करवाए, कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो ये हमारे एक डर था कि हमारी वजह से अगर कोई बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करता है तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, एक ऑनर की बात है। तो आज लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपका जो क्रक्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इसी वजह से ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि जो जितनी पॉसिबल इन गाइडलाइंस बच्चों तक पहुँचाई जा सकती हैं वो आज हमारे इस सेशन के जरिए पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको इससे एक रहनुमाई मिले और अपना टेस्ट और बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ईटा के हवाले से, काफ़ी अच्छे से आप टच हैं इस ईटा प्रिपरेशन से अकेडमीज़ में, तो आप क्या समझते हैं कि जो ईटा जो बच्चे टॉप करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी जो ख़ास जो एक ट्रेट्स होते हैं, ख़ास जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनको फॉलो करते हुए वो भी अच्छा स्कोर कर सकें, वो भी अच्छा टेस्ट अपना अटैम्प्ट कर सकें। इकराम साहब, एक बार तो फिर आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, कोशिश करूँगा कि बच्चों तक वो रियल सेंस में मैं पॉइंट पहुँचा पाऊँ। यहाँ पे स्टूडेंट, जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए आपकी विल पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपके अंदर विल पावर कितनी है। आप जब भी कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं या ज़िंदगी में भी कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में किसी जगह पे भी छोटा सा नुक्ता भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता। यानी आपकी स्पिरिट ये होना चाहिए कि बाकी जो करते हैं वो भी मेरे जैसे हैं, जिन्होंने टॉप किया वो भी मेरे जैसे स्टूडेंट थे, तो मैं कर सकता हूँ और मैं टॉप 10 में, टॉप 5 में आऊँगा। अपने लिए सबसे पहले जो अच्छे बच्चे होते हैं, मैं जितने बच्चों को मैं गुजार चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा मुझसे बच्चे पढ़ के इंजीनियर बने हुए हैं, 300 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं। तो मैंने उनमें ये पहली खूबी देखी कि उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। यानी वो अपने लिए टारगेट रखते हैं कि मैंने टॉप 5 में आना है, मैंने टॉप 10 में आना है, और मैंने टॉप 30 में आना है, टॉप 50 में आना है, टॉप 100 में आना है। तो अपने लिए आप टारगेट लाजमी रखें। वो बच्चे अपने लिए टारगेट रखते हैं कि उन्होंने अपने लिए एक पोजीशन रखी होती है, मैं यहाँ पे आया करता हूँ। मुझे याद है, फिर मैं वाजिद शाह साहब के बेटे की एग्जांपल आपको दूंगा कि सर अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि निसार साहब के बारे में क्या ख्याल है। तो अगर शाह साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सेकंड भी करेंगे, और मैं उनसे कहूँगा अगर उन्होंने ये वीडियो कहीं उनकी नज़र से गुजरी तो वो इसके नीचे कमेंट्स भी कर दें कि मैं उन्हें कहता था सर कि अगर इस बच्चे के साथ बैड लक ना हुई तो ये टॉप 5 में होगा, और वाकई वो टॉप 2 में आया। क्यों? तो उसमें ये खूबी थी कि उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी। और एक बात याद रखें कि जो इस तरह के टेस्टों के टॉपर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लायक होना ज़रूरी नहीं है। तो विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आपने पहले प्लान नहीं किया, अभी जो दिन रह गए इनके लिए प्लान करें। आपका बेहतरीन प्लान होना चाहिए। उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजी होती है ऐसे बच्चों के पास कि वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला एरिया वीक है तो इसको मैंने किस तरह कवर करना है, जो मेरा एरिया स्ट्रांग है वो बहुत ही स्ट्रांग कैसे हो जाए। तो उनके पास प्लान को एग्जीक्यूट करने की स्ट्रेटजी होती है। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मसलसल एफर्ट का नाम होता है। जिन बच्चों ने पोजीशनें ली हैं इसमें, वो मसलसल एफर्ट करते हैं। यानी उनमें जब बंदा कोई काम दिल से, शौक से, स्पिरिट से करता है तो फिर कोई भी रास्ते में आने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो उसको पीछे नहीं कर सकते। वो ऑलवेज मतलब उनसे आगे निकल के जाता है। यानी वो मुसलसल
उनमें ये खूबी होती है कि वो मुसलसल मेहनत करते हैं और वो अपने आप को वीकली, मंथली या जो भी टाइम स्केल रख कर उस पर एवेलुएट करते रहते हैं कि ये मैंने टेस्ट दिया था, इस एकेडमी में मेरे इतने नंबर आए थे, ये मैंने दिया तो मेरे इतने नंबर आए, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। फिर वो एवेलुएट करने के बाद वो बच्चे क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा वो किसी से गाइडलाइन लेते हैं कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ प्रॉपर, लेकिन मुझ में आगे नहीं मैं बढ़ रहा, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकती है। फिर वो किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाते हैं, मैंने देखा उन बच्चों को, वो अपने एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मैं सर मेहनत भी बहुत करता हूँ, टाइम भी देता हूँ, टेस्ट भी देता हूँ, लेकिन स्टिल मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि जो आपके पास स्किलफुल बंदा होता है, एक्सपर्ट बंदा होता है, एक्सपीरियंस बंदा होता है, जिस तरह माहिर डॉक्टर को आप अपनी 2-3 सिम्टम बताएं वो फ़ौरन जगह तक पहुँच जाता है, इसी तरह टीचर और या एक्सपर्ट या मेंटोर या जो आपका किसी भी सब्जेक्ट का स्किलफुल आदमी होता है, तो वो बच्चे उनके पास जाते हैं और वो अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनसे फिर सजेशन लेते हैं कि हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये एक मैंने उनमें पॉइंट देखा है। और फिर मैंने उसमें एक और एटीट्यूड का प्रॉब्लम जो आम तौर पे अच्छे बच्चों में जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं या टेस्ट में अच्छी पोजीशन लेते हैं, उनका एटीट्यूड ये होता है कि यार मैं तो टॉप 10 में हुई हूँ, तो बाकी लोग जाने और उनका कंपटीशन जानो, मेरे तो टॉप 10 के अंदर मेरी पोजीशन है ये। यानी वो जिस तरह मैंने कहा ना कि आप टेस्ट पे जाने से पहले आधा टेस्ट घर से होकर जाते हैं कि आपका माइंड सेट ऐसा बना होता है कि यस मेरा होगा। फिर उसमें एक और मैंने उन बच्चों में खूबी देखी है कि वो बच्चे कभी भी इस बारे में एजिटेट नहीं करते कि वो जहाँ पे उन्हें कुछ मिलता है, जिधर से कुछ मिलता है वो लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये इकराम साहब मेरे टीचर हैं या नहीं हैं, वो रिक्वेस्ट करेंगे। वो आज उनमें आइजी होती है, उन बच्चों में क्रास्टी होती है उनमें, वो रिक्वेस्ट करेंगे इकराम साहब के पीछे पड़ जाएंगे या किसी भी जो दूसरे टीचर के पीछे कि सर मेरा ये पॉइंट, ये प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर दें। तो ये मैंने उनमें खूबी देखी है। और उसके अलावा जो आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि उन बच्चों के पास सारी चीज़ें रिटन में होती हैं, वो अपने लिए हैंड्स बनाते हैं, अपने लिए ट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं अपने पास। तो आमतौर पे हमारा बच्चा ट्रिक्स एकेडमी में सुनता है या वीडियो से सुनता है, उसको अपने पास वो नहीं करता, फिर उसको वो सारी लंबी चौड़ी कहानी दोबारा करनी पड़ती है, इस तरह टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यानी वो टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ा ख्याल रखता है और फाइनल टेस्ट से पहले वो कई बार प्रैक्टिस कर चुका होता है। और आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो अच्छे बच्चे हैं उनको मेरे साथ एक आप प्रॉमिस करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ईटो हो गया कि लास्ट नाइट आप लाजमी सो जाएं। और ये सबसे मुश्किल काम है। अगर जो बच्चे लास्ट नाइट सो जाते हैं, अच्छे बच्चे, ज़रा हर बच्चे का अपना लेवल होता है, मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन लास्ट नाइट अगर वो सुकून की नींद सो जाए तो उसका ईटा हर हाल में कंफर्म हो जाता है। तो इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई सेशन करेंगे कि फिर इस पर आपने क्या करना है। तो आज के लिए मेरी तरफ से यही गाइडलाइन है आपको। अल्लाह करे जिन लोगों ने मेहनत की है, अल्लाह उनको उनके मेहनत का फल दे। और अगर आप कामयाब नहीं होते, आपने डिसाइड नहीं होना, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत कुछ और रखा होगा। दुनिया सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग पे ख़त्म नहीं हो जाती। बिल्कुल, ये आपकी आखिरी बात बहुत ज़बरदस्त मुझे अच्छी लगी कि जो जिस बच्चे को आखिरी रात लास्ट नाइट नींद आएगी, इसका मतलब है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको नींद आएगी, वरना आपको नींद नहीं आएगी। जिस बच्चे को नींद आ गई, तो सर ने बहुत ज़बरदस्त बात की है, नींद आ गई इट मीन्स के उसकी तैयारी कंप्लीट। और तैयारी से सबसे बढ़ के बात यह है कि वो कॉन्फिडेंट है। तो ईटा के स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 3-4 दिनों से कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं की, आपको पता है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट इंग्लिश की तैयारी इंशाल्लाह मेरे चैनल से मुकम्मल पैकेज आपको मिलेगा। ये बार बार ये बात मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करता रहा हूँ, प्रोसेस बताता रहा हूँ कि पहले आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर मैंने एक टॉपिक पे 3-3, 4-4 मैंने वीडियोज़ अपलोड किए, MCQs की प्रैक्टिस करवाई है मैं पिछले 3-4 दिन। और मैंने आपसे कहा था कि आप अब जब क्वेश्चन करेंगे तो टारगेटेड वीडियो आएगी। आपको जो क्वेश्चन करेंगे कि प्रपोजिशन बेस्ड बनाएं, तो मैं ये पिछले मैंने 2 हफ्ते से इस तरह करता रहा हूँ। तो 2-3 दिन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ईटा के जो प्रेपरेटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई एक मुकम्मल ऐसा सेशन हो जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए। तो 4-5 दिनों से मैं सोचता रहा कि इसके लिए मैं किसके पास जाऊँ। तो मैंने मुकम्मल पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने मानसेरा में मैंने नज़र दौड़ाई, ऑब्ज़र्व किया, उनका पास एक्सपीरियंस देखा। और आप बेहतर जानते हैं, तो मुझे भी प्रोफेसर साहब से, निसार साहब से बेहतर आदमी नहीं मिला जो आपको ऐसी गाइडलाइन दे सकता। तो आपने देखा, मेरे ख्याल से आज मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ कि मेरा ज़ाहिर इंग्लिश के अलावा बाकी फील्ड नहीं है, कि इतनी प्रैक्टिकल बातें, इतना ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़, ये बिल्कुल मैं दिल से कह रहा हूँ। मतलब मैं एबटाबाद में रहा हूँ 10-12 साल, मानसेरा में मेरे 15 साल हो चुके हैं। ऐसी ज़बरदस्त बातें, ऐसी ज़बरदस्त गाइडलाइन मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुनी है। और आप अगर इनको अपने पले बांधें, इनको इम्प्लीमेंट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो अगर आपकी तैयारी है
तैयारी ज़रा सब करते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करें, बेस्ट पॉसिबल टाइम में अपना टेस्ट करें, तो इससे बेहतर गाइडलाइन आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी। आप इनको पल्ले बांधें, प्रैक्टिस करें, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए मज़ीद ऐसी कोई चीज़ जो होगी उसको उस पर सेशन करेंगे, या मैं इंग्लिश के हवाले से कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा जो मैं समझूंगा सर के साथ मज़ीद सेशन होंगे। तो विश यू द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।